नमस्कार बच्चों। आज देखिए बीए थर्ड ईयर वालों को अभी तक तो पढ़ा ही रहे थे भाषा, उपभाषा, अपभ्रंश, बोलियाँ। अब आज के जो वीडियो में है, आज हम आप लोग को बताएंगे हिंदी शब्द समूह और उसके मूल स्रोत। ठीक है। अब देखिए हिंदी शब्द समूह और उसके मूल स्रोत के बारे में कि क्या है, कहाँ से हमारी भाषा आई है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक तरीके से देखिए तो जैसे हमारी बोली या भाषा जो भी है, आप जब उसको पूरा ठीक से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब खिचड़ी है। खिचड़ी का मतलब है कि मिला जुला। अवधी बोलने वाला मतलब आप ढूंढने लगेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो पूरा का पूरा अवधी ही बोल रहा है। जैसे कि हम किताबी में देखते हैं वो मिश्रित लगता है, जैसे उसका कुछ भोजपुरी भी मिला रहेगा, कुछ मतलब वो बघेली से या छत्तीसगढ़ी कुछ भाषा, मतलब कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है कि जो मिश्रित रूप लगती है। ऐसा कई में देखा गया है। लेकिन इसका देखिए एक शब्द समूह दे दिया गया है कि किस शब्दों से कौन सी भाषा कहाँ से आई है, कौन मतलब किस में आता है, इसकी कई सी भाषाएं हैं। ऐसा हिंदी शब्द समूह में मतलब दिखाया गया है। हिंदी शब्द समूह में वही दिखाया गया कि इसका मूल स्रोत क्या है, आखिर में किस मूल स्रोत से ये आया है और इसका कहाँ से उदाहरण है। जब कोई जैसे जाति अन्य जाति के संपर्क में आती है तब वो अपने साथ अपनी भाषा को भी लाती है। जैसे कोई भी जाति अन्य जाति के संपर्क में आती है तो उसके साथ जो भाषा होती है वो भी अपने साथ आती है, तथा अपने संपर्क में आने वाली जाति की भाषा को अपनी भाषा द्वारा प्रभावित करती है और उसकी भाषा द्वारा अपनी भाषा को प्रभावित होने का अवसर प्रदान करती है। अतएव किसी भी समय किसी भी सभ्य भाषा के विषय में हम ये नहीं कहा जा सकता है कि आज तक अपने आदि विशुद्ध रूप को अक्षुण्ण बनाए हुए। कोई भी भाषा ऐसी नहीं है कि जो खराब है या फिर मतलब उसका कोई विस्तार नहीं है या फिर उसका कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब अपना कोई कर्म अक्षुण्ण है, मतलब कम है, तो ऐसा कोई नहीं है। सब भाषा अपनी जगह पे पर्याप्त है और सबकी अपनी अपनी जगह है। तो इसमें यही दिखाया गया कि जैसे कि कहा गया कि भाषा के संबंध में, जैसे धीरेन्द्र वर्मा ने भाषा के शब्दों में कहा था कि भाषा के संबंध में विशुद्ध शब्द से केवल इतना ही तात्पर्य हो सकता है कि जैसे किसी विशेष काल अथवा देश में उसका वह विशेष रूप प्रचलित था या नहीं, बस उन्हीं अवस्थाओं में वह भाषा विशुद्ध कहला सकती है। दूसरे देश काल में उसी भाषा का रूप बदल जाएगा तब इस परिवर्तित रूप को ही विशुद्ध की उपाधि मिल सकेगी। जब वो भाषा जब परिवर्तित हो जाती है, किसी और में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे उसको विशुद्ध की उपाधि मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह भी होगा कि शब्द समूह की दृष्टि से प्रत्येक भाषा एक प्रकार की खिचड़ी होती है। जैसे कि प्रत्येक भाषा एक प्रकार की, जैसे हमने बताया अभी कि खिचड़ी होती है। क्यों खिचड़ी होती है कि जैसे हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं या कैसे भी, जैसे हम हिंदी ही बोल रहे हैं लेकिन हमारे भाषा मतलब जैसे हम भाषा बोल रहे हैं लैंग्वेज करिए, मतलब कुछ न कुछ हिंदी इंग्लिश हिंदी और मतलब अवधी भोजपुरी ब्रजभाषा कन्नौजी ऐसा कुछ मिलता जुलता नहीं लगता आपको। तब उसी को कवि ने कहा कि यहाँ पे लगता है कि भाषा जो क्या है खिचड़ी की तरह है। और डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि किसी भाषा का सामर्थ्य उसके शब्द भंडार से प्रकट होता है, कि उसका शब्द भंडार कितना है, कितनी उसको समृद्धि मिली है। इससे कहते हैं कि मतलब शब्द समृद्धि में ही भाषा की जो अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। मनुष्य के आपसी संबंधों के कारण भाषा का आदान प्रदान होता है। फलतः एक मनुष्य अथवा समाज की भाषा पर दूसरे मनुष्य अथवा समाज की भाषा का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार किसी जीवित भाषा के शब्द समूह में मुख्यतः दो प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे किसी भाषा में अगर कहते हैं तो शब्द समूह में मुख्यतः दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक वर्ग में वे शब्द आते हैं जिन्हें वह भाषा अपनी धातुओं से निर्मित करती है और दूसरे वर्ग में इतर भाषाओं से गृहीत शब्द आते हैं। एक तो ऐसे भाषा के शब्द आते हैं जो वो अपना ग्रहण करते हैं, मतलब कि ये भाषा इसी से है, और कुछ तो इधर उधर से मतलब ले लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के तो भाषा आए ही। एक तो निर्मित होती है, एक होती है अपनी धातुओं से निर्मित करती है और दूसरा जो है इतर भाषाओं से गृहीत शब्द आते हैं। कुछ शब्द आवश्यकता अनुसार भी निर्मित होते हैं। अब हिंदी का शब्द समूह देखिए क्या है कि अन्य समस्त भाषाओं के समान हिंदी भाषा के शब्द समूह में अनेक देसी विदेशी, देखिए समस्त भाषाओं के समान हिंदी भाषा के शब्द समूह में भी अनेक देसी विदेशी जीवित और मृत भाषाओं के शब्दों का समाहार पाया जाता है। हिंदी एक संरचनात्मक भाषा है।
इसमें संस्कृत, विभिन्न देशी भाषाओं एवं बोलियों तथा विदेशी भाषाओं के शब्द पर्याप्त मात्रा में समाहित है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए देखा जाता तो है हिंदी के शब्द समूह को क्या करते हैं, 5 वर्ग में बांटते हैं। 5 वर्गों में हिंदी के शब्द समूह को विभाजित किया जाता है। तो इसमें पहला है परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा के शब्द। पहला है परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा के शब्द, आर्य भाषा के शब्द। ठीक है, पहला है परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा के शब्द कहाँ से आए, और दूसरा होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के शब्द। दूसरा होगा आधुनिक आर्य भाषा के आधुनिक आर्य भाषा के शब्द, और होगा अनार्य भाषा के शब्द। तीसरा है अनार्य भाषा के शब्द। इसको थोड़ा सा डिटेल से हम अभी बताएंगे। ठीक है, परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा के शब्द, आधुनिक आर्य भाषा के शब्द, अनार्य भाषा के शब्द, और इसके बाद है हिंदी प्रदेश की बोलियां तथा उपभाषाओं के शब्द। हिंदी प्रदेश की बोलियां तथा बोलियों अथवा बोलियों तथा उपभाषा के शब्द, उपभाषाओं के शब्द। चार हो गया हिंदी प्रदेश की बोलियां तथा उपभाषाओं के शब्द। फिर विदेशी भाषा के भी शब्द आते हैं इसमें। विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के शब्द, और इसमें विदेशी भाषा का हो गया 2 भाषाओं के योग से बने शब्द, 2 भाषाओं के योग से बने शब्द, योग से बने शब्द। देखिए, अब आपके हो गया शब्द समूह 5 वर्गों में, जो है 5-6 वर्गों में दे दिया गया है, 5 हो गया। ठीक है, एक मान लीजिए 5 वर्गों में तो है ही। इधर हो गया कि आपका मतलब 1-2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं इसमें कि 2 भाषाओं के योग से बने शब्द। अब इसमें ये है कि परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा के शब्द कौन कौन से आए हैं। तो परंपरा से आर्य भाषा के शब्द हिंदी भाषा की जो शब्द संपत्ति है, इससे जो शब्द आते हैं वो परंपरा से प्राप्त। जैसे कि पहले आपने तद्भव तत्सम का नाम सुना होगा। तो तद्भव तत्सम जो है ये पहले परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा। आप तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, इसको भी बताते हैं। परंपरा से जैसा कहा गया है कि इसमें जैसा कि देखें कि पूर्ववर्ती जो आर्य भाषाओं का बहुत बड़ा ऋण है। हिंदी का प्रादुर्भाव आपने देखा कि इसमें संस्कृत, पहले संस्कृत है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
फिर हिंदी, ऐसे इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और इसमें प्रादुर्भाव में आपने देखा कि जो अपभ्रंश की वंश परंपरा होने के कारण इसमें भाषाओं के बहुत से शब्द ग्रहण किए हैं। जो शब्द लंबी विकास यात्रा से परिवर्तित होकर किंचित भिन्न रूप से प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो अपने मूल रूप में अब भी बने हुए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जिन शब्दों के मूल रूप का पता लगाना अब तक संभव रह गया है उन्हें देशज नाम से जाना जाता है, संभव नहीं है। हाँ, इस प्रकार हिंदी में आर्य भाषा परंपरा में आए हुए शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। इसमें इसको भी 3 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 वर्गों में बांटेंगे? 3 वर्गों में कौन कौन सा? पहला है तद्भव, फिर है तत्सम और एक है देशज। 3 में बांटते हैं। किसको? देशज। परंपरा से प्राप्त आर्य भाषा के शब्द हैं तद्भव, तत्सम और देशज। अब इसमें तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् धनसम। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम में यही पूछता है। तो अब इसके बाद है तत्सम शब्द। जैसे कि पहला समझाएंगे तत्सम, तद्भव, तत्सम जो मूल रूप उसका रहता है वो तत्सम रहता है। संस्कृत में आप देखते हैं ना, अग्नि को तत्सम कहेंगे और तद्भव उसका होगा आग। अब तत्सम ये होगा कि तत्सम शब्द में ये जो 2 शब्दों के योग से बना है, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से, 2 शब्दों के योग से बना है। तत्धन सम, मतलब इसके समान, तत्धनसम, तत्सम। ठीक है। और तत्सम में ये है कि तत्धनसम मतलब तत् का अर्थ होता है उसके, असम का अर्थ होता है समान। अब इसमें कहते हैं तत् माने होता है उसके, इसका होगा, और सम का क्या होगा? समान। ठीक है, तत्सम। अब इसमें तत्सम में समान हो गया। अब उसके समान अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त रूप से समान। संस्कृत में प्रयुक्त जब कोई शब्द अविकृत रूप में ज्यों के त्यों रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है तब वह तत्सम कहा जाता है। हिंदी भाषा ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है जैसे अग्नि, परिवार, परिपेक्ष, कृष्ण और यात्रा, चैत्र, ये सब क्या है? जैसे इसका उदाहरण, मतलब जैसा हिंदी शब्द में तत्सम जो जैसा है वैसा ही उसका रूप बना रहेगा। आप एक तरीके से ऐसे भी पहचान सकते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हमेशा मतलब वैसे ही रहते हैं, उसको हम किस में श्रेणी में रखेंगे? तत्सम की श्रेणी में। अब उदाहरण में जैसे में रख लेंगे आपका, जैसे में अग्नि, चैत्र, परिवार, परिप्रेक्ष्य, दर्पण, ये सब क्या है? तत्सम है। ठीक है। कृष्ण, जैसे देखेंगे तत्सम मतलब उसके समान, जैसे हमने बताया कि हिंदी में होता है कि उसके समान संस्कृत में प्रयुक्त होता है, और जिसका कोई शब्द अविकृत रूप में ज्यों के त्यों रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है तब वह तत्सम कहा जाता है। हिंदी भाषा ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है ना, तत्सम शब्दों से। अब आपके समझ में आ गया तत्सम जो 2 शब्दों के योग से बना है, तत् का अर्थ होता है उसके, प्लस सम के मतलब समान, तत्सम। ठीक है। संस्कृत के आप जितने शब्द आप देखेंगे वो क्या होगा? तत्सम में ही आएगा। अब आते हैं दूसरा तद्भव। तद्भव में क्या करेंगे कि तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द में है, देखिए दूसरा है तद्भव, तद्भव शब्द, इसमें भी उसी तरीके से निकालेंगे। तत् माने होता है उसके,
ठीक है। तत् धन भव, इसमें होगा कि उसके, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न होता है। ये भी दो शब्दों के योग से बना है, तत् धन भव। इसमें भी आपका क्या होगा, तत् प्लस में भव। तत् माने क्या होगा, उसके, भव माने होता है उसके समान भी होता है, और उससे उत्पन्न, भव का अर्थ है उत्पन्न। उत्पन्न, तत् माने उसके, और भव माने होता है उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हो। अर्थात शब्द जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा का प्रसुप्त शब्दों को तद्भव कहते हैं। ये शब्द प्राकृत से होकर हिंदी में आए हैं। कृष्ण का तद्भव होगा कन्हैया, कान्हा, जैसा कि आपने जिसका उदाहरण उसमें दिया, अग्निका का आग होगा। तद्भव मतलब उसके, तत् माने उसके, भव माने उत्पन्न, जो संस्कृत से उत्पन्न, जैसे आपने जो भाषा आप तत्सम थी उससे जो उत्पन्न होता है, उससे जो बनता है, वो आपका आ गया तद्भव में, हिंदी में। अब इसमें तद्भव में जैसे अग्नि, उसमें आपने देखा तत्सम में अग्नि, तो अग्नि का क्या हो जाएगा इसमें, जैसे में आग, अग्नि का हो जाएगा आग। कृष्ण का था कन्हैया, कान्हा। फिर दर्पण का हो गया शीशा। रात्रि का हो गया रात। ये आपका हो गया, मतलब उससे बना, उससे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और कई ऐसा वर्ड है, मतलब उसका ही आप तत्सम का सीधे बना लीजिएगा कि कृष्ण का कन्हैया। हिंदी के शब्द समूह में सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है। कुछ लोगों का कहना है कि तद्भव का अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न अथवा परंपरा से प्राप्त संस्कृत का शब्द, और कुछ लोग के मतानुसार उक्त कथन भ्रमपूर्ण है। उनके मतानुसार तद्भव शब्द प्रायः मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से है, उसका संस्कृत से संबंधित होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि बना गया है और इसका सबसे ज़्यादा रूप है, इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं बहुत शुद्ध हिंदी या बहुत शुद्ध संस्कृत बोलने वाले ही तत्सम का प्रयोग करते हैं। बाकी सब तद्भव तो हमारी बोलचाल की भाषा में, इसके जितने उदाहरण हैं वो हमारे बोलचाल की भाषा में आते हैं। अब आपका आ गया देशज, ठीक है। देशज शब्द, देशज, देशज जो इन सब से उत्पन्न, बीच बीच में देशज शब्द प्रयुक्त होती है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। अब देशज शब्द में ये है कि जिन शब्दों में मूल रूप का पता लगाना अथवा असंभव हो गया है, उन्हें सामान्यतः देशज शब्द कहा जाता है। जिसका मूल रूप कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, इसका कोई मूल रूप नहीं है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, देशज शब्द में आएगा। देशज शब्द में ये है कि इसमें उन्हें सामान्यतः देशज शब्द कहा जाता है। जो कुछ विद्वानों का मतलब मत है कि देशज कहे जाने वाले शब्द मूलतः भारतीय आर्य भाषाओं से आए हैं। इनको मानता है कि मूलतः ये भारतीय आर्य भाषाओं से आए हैं, और इसमें जो है, किंतु अब उसके संबंध में निर्णयात्मक रूप से कुछ कहा सकना असंभव नहीं रह गया है। इस प्रकार कुछ शब्द निम्नांकित है कि जैसे काका, चाचा, लोटा, जूता, कटोरा, ये सब कहीं से कहाँ से आए हैं कि संस्कृत का बना है, लोग इससे पहले क्या कहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रयुक्त होने वाली जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग आ गई है। देश में मतलब कि आपके मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ की कुछ भाषाएं रहती हैं। इसमें जैसे कलाई, फुंसी, डिबिया, ठेस, खिचड़ी, पगड़ी, गोड़, सुहारी आदि, जैसे ये देश से जो क्षेत्रीय भाषाओं से लोग यूज करते हैं, मतलब उपयोग में लाते हैं जो लैंग्वेज या भाषा का, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, देशज, क्योंकि इसका कोई मूल आकार नहीं होता और ना ही इसके बारे में मतलब बताया जा सकता है कि ये कहाँ से मतलब इसके बारे में कुछ कहना असंभव है। देखिए, कहते हैं कि इसमें जो मूलतः अनार्य भाषाओं से आए हैं, किंतु यह उसके निर्णयात्मक नहीं है। कहते हैं कि इसका जो देशज शब्द कहा जाता है, जो विद्वानों का मत है कि देशज कहे जाने वाले शब्द मूलतः अनार्य, जो अनार्य हैं, मतलब पास के रहने वाले लोगों ने जिसका प्रयोग किया, ठीक है, इसमें देशज शब्द में आ गए। अब इसमें भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, देखिए दूसरा था भारतीय आर्य, ये तो पहला था परंपरा से प्राप्त आर्य भाषाओं के शब्द थे। अब दूसरे में आ गया भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द। देखिए इसके बाद है भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द। भारतीय
आर्य भाषाओं के शब्द, आर्य भाषाओं के शब्द। देखिए पहला था इसमें परंपरा से प्राप्त आर्य भाषाओं के शब्द, जिसमें आपने पढ़ा तद्भव, तत्सम और देशज, और ये है भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द। तो इसमें क्या आता है कि अपने समय के प्रभाव के साथ साथ हिंदी में अनार्य भाषाओं के अनेक शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसा कि भारतवर्ष एक विशाल देश है, आप जानते हैं। इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी आप जानते हैं। अनेक बोलियां बोली जाती हैं, ये भी आप लगभग जानते ही होंगे। अब इसमें ये है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, ये वीडियो में आप देखे होंगे तो जान गए होंगे। अब इसमें है कि भारतीय आर्य भाषाओं के जो शब्द हैं, इसमें इन विभिन्न भाषाओं के प्रयोक्ता एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं। यद्यपि प्रायः भाषा भाषी हिंदी का प्रयोग करते हैं, तथापि हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के प्रचलित एवं सुग्राह्य शब्दों को ग्रहण कर लेती है। जैसे आप कई भाषाएं ऐसी होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, जैसा कि आप देखेंगे इसमें आएगा गुजराती। गुजराती भाषा है ना, गुजराती का कोई वर्ड ऐसा बोलिए जो गुजराती में हो। तो गुजराती में जैसे हड़ताल का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, कि आज हड़ताल है। हड़ताल गुजराती बोलते तो नहीं है, हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो ये वर्ड, ये शब्द जो है यूज करते हैं, ये क्या है, गुजराती शब्द है, हड़ताल। और एक करते हैं गरबा करना है, ये भी क्या है, गुजराती है। ठीक है। अब आप गुजराती के उदाहरण देखिए, हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं दो का। अब दूसरा आ गया आपकी भाषा बंगला। बंगला आती नहीं है किसी को, लेकिन बंगला का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। बंगला में है उपन्यास, गल्प, उपन्यास, ये बंगला शब्द है। गल्प, हाँ, उपन्यास को क्या है, आप देखेंगे कि बंगला में जो किताबें दी होती हैं उसमें क्या दिया होता है, गल्प, मतलब कहानी, उपन्यास के लिए गल्प का प्रयोग होता है। और रसगुल्ला ने आग, रसगुल्ला ने आग। ठीक है। उपन्यास, गल्प, रसगुल्ला ने आग। और पैठ टाट, पैठ किसी चीज़ की पैठ है, फिर या टाट है, पैठ टाट। ठीक है। आप देखेंगे बंगला में आपने उपन्यास का प्रयोग करते हैं कि ये उपन्यास है, ये गल्प है, ये रसगुल्ला है, या फिर ने आग पैठ का करते हैं ना, इसका प्रयोग करते हैं हिंदी में बोलने में। लेकिन ये किसका शब्द है, बंगला का शब्द है, बंगला भाषा का शब्द है। बंगला में आता है कि तुमी ऐसे छ, भाला वैसे छ प्रिय, जैसे ये बंगला शब्द है। अब बंगला में तो हम लोग बोलते नहीं, हमको बंगला कहते हैं, हम लोग को बंगला आती नहीं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको शब्द समूह के बारे में कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके, ये बंगला का शब्द है जो हम अक्सर प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें है मराठी। मराठी का है चालू और बाजू कह देंगे, बाजू या बाजी। ठीक है। मराठी में है कि चालू और बाजू, कहते हैं ना बहुत चालू है, या फिर ये चालू खाता है, तो ये किस में है, मराठी भाषा का शब्द है। अब ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कहा गया ना कि इसमें आगे की मिश्रित, देखा जाए तो एक भाषा एक मिश्रित रूप है, सबकी खिचड़ी है। ऐसा ही है मराठी, क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मराठी का शब्द है चालू और बाजू। अब इसमें है कि पंजाबी का, तो देखिए पंजाबी में क्या है, पंजाबी जानते हैं, पंजाबी गाना सुनते हैं, लेकिन पंजाबी में थोड़ा बहुत जानेंगे कि पंजाबी में क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे उपयोग करते हैं हम, कि सिख सरदार तंदूर। सिख सरदार तो उसमें जाति ही होती है, सिख सरदार, सिख सरदार हो गया, और एक हो गया तंदूर। तंदूर का रोटी होता है, उसको बताते हैं भी कि पंजाबी भाषा है तंदूर। ठीक है। ये आपका हो गया भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द। जो भारतीय आर्य भाषा थे उसके जो शब्द थे कहाँ से लिए गए हैं, ये इसमें है। ठीक।
ठीक है। अब आपका आ गया तीसरा है भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द। ये तो आर्य भाषाओं के शब्द हो गए। अब भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द क्या है, इसको भी जान लेते हैं। अनार्य भाषाओं के शब्द, ठीक है। अब भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द क्या होगा, जैसे कि हमने देखा कि आर्य भाषाएं, अनार्य भाषाएं और प्राप्त शब्द, ठीक है। अब इसमें ये कहेंगे कि भारतीय अनार्य भाषाओं के जो शब्द हैं वो विदेशी भाषा में आएंगे, आपके इसकी बोलियों में आएंगे। देखिए भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द क्या क्या है कि समय के प्रभाव के साथ साथ हिंदी में अनार्य भाषाओं के अनेक शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो प्राचीन काल में अनार्य भाषाओं से तत्कालीन आर्य भाषाओं में लिया गए हैं, और यह शब्द वस्तुतः आर्य भाषाओं के तद्भव शब्दों के ही समान है। धैर्येंद्र वर्मा का कथन है कि प्राकृत व्याकरण दिन प्राकृत शब्दों को संस्कृत शब्द समूह में नहीं पाते थे, उन्हें अनार्य से प्राप्त हुए शब्द मान लेते थे। इन व्याकरणों ने बहुत से बिगड़े हुए तद्भव शब्दों को भी देसी अर्थात अनार्य भाषाओं के शब्द मान रखा था। ये मतलब अनार्य भाषा मतलब देसी भाषा, देशज भाषा जिसे कहते हैं, परंतु यह धारणा प्रतिसूचक है। अब अंतिम स्थिति भिन्न है। इसके समझने के लिए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का कथन मनन करने योग्य है कि आधुनिक भाषा शक्तियों ने लगभग भाषा शास्त्रियों ने लगभग 450 संस्कृत के ऐसे शब्दों को ढूंढ निकाला जिसका अनार्य स्रोत है। जैसे अनार्य भाषाओं में आगत शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे तमिल का 20 झूठ, हाँ, अनार्य भाषा जैसे हो गया तमिल में हो गया 20, झूठ और फिर हो गया अभिमान, उपवास, ठीक। इसमें हो गया तमिल में वीर हो गया 20 झूठ, अभिमान, उपवास, कुटी, नीर, कुटी बोलते हैं ना, कुटी, नीर, मति, ठीक है। ये क्या हो गया, तमिल शब्द हो गया। 20 झूठ, अभिमान, उपवास, कुटी, नीर और मति, ये अनार्य भाषाओं के शब्द हैं। और तेलुगु में हो गया औसारा, कच्चा, गुंडा, औसारा प्रयोग करते हैं ना, कच्चा हो गया, गुंडा, चंदा, पक्का, झंडा, का, झंडा, ठीक है। ये क्या हो गया, तेलुगु का शब्द हो गया। अब इसमें है कि मलयालम में है पूजा, साधु, तोफ़ी, सरवत्तु, मलयालम, ये शब्द इनके शब्दों से लिया गया है। पूजा, साधु, सरवत्तु आदि, तोफ़ी, आदि, ठीक है। अब इसमें तेलुगु में औसारा, कच्चा, गुंडा, पक्का, झंडा हो गया। मलयालम में हो गया पूजा, साधु, तोफ़ी और सरपत्तु। देखिए ये भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द हैं, अनार्य भाषाओं के शब्द हैं।
जिसमें देखिए दिखाया गया कि संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रविड़ भाषाओं से आए हुए शब्दों का प्रयोग हिंदी में प्रायः अच्छे अर्थ में नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे पिल्ले का अर्थ हो गया पुत्र होता है, यहाँ पिल्ले हिंदी में पिल्ला होकर कुत्ते के बच्चे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और मूर्धन्य वर्णों में युक्त शब्द वस्तुतः द्रविड़ भाषाओं की हिंदी को देन है, या तो वे शब्द सीधे द्रविड़ अनार्य भाषाओं से आए हैं अथवा उनके ऊपर द्रविड़ भाषाओं का गहरा प्रभाव है। हिंदी भाषा को कोल भाषाओं से भी थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। हिंदी में 20 की संख्या का वाचक शब्द कौड़ी संभवतः मुंडा भाषा से आया है। देखिए सब भाषाओं का इसमें बता दिया गया। अब इसमें तीन भाषाओं का वर्णन हो गया, 3 शब्द समूहों का वर्णन हो गया। अब इसके बाद जो है अगली वीडियो में मतलब बाकी है 2 उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है।